नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्टडी शर में। मैं आपका गुरुजी एक नई टॉपिक नए इसके साथ जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। तो मैं कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जो बच्चों को उस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाए थे। तो मैं इन क्वेश्चनों पे आपको फिर से वही ध्यान दिलाता हूँ कि निम्नलिखित, यहाँ आप देख रहे होंगे कि निम्नलिखित आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और प्रत्येक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, जिनके परमाणु क्रमांक यहाँ नीचे दिए गए हैं। सिर्फ मैंने बताया था कि आप इसको हल करना है और इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास करने हैं। तो मैं आपको टॉपिक बाई टॉपिक, पॉइंट बाई पॉइंट बना के चलूँगा। मैं पहले पे अगर हम हल करते हैं या सोल्व करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो दिया है, क्या दे रखा है, पहले ये ध्यान से समझिए। ये दिया है क्रोमियम, तो इसमें पहले टॉपिक पे मैं लेके चलूँगा। तो फर्स्ट है इसमें Cr, जिसका है 24 दिया है। क्या ये परमाणु क्रमांक है। यहाँ से जैसे ये Cr+2 होता है, इसका मतलब क्या है कि इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाते हैं, यानी इसका परमाणु क्रमांक 24 है। और यहाँ से 2 प्लस हो गया, इसका मतलब यहाँ से 2 इसमें से निकल गए, तो जो 24 तो कितने रह गए, 22 रह गए। अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हमें करना है। उसी प्रकार नेक्स्ट में इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो कक्षक K, L, M, N इसमें कर लीजिए भाई 2, 8, 10। और हम आगे पहले कक्षा में जब लेके चलते हैं तो 3s2 यहाँ रख लेंगे। पहले इसमें 2 ले जाएं। जब 20 से ऊपर चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि भाई यहाँ 8, 10 और चाहिए, 22 हैं, तो इसका मतलब 12 इसमें होंगे। कैसे, आप ध्यान से देखिए कि 2 और 8 10 और 2 इसको लेते हैं इसमें, और 10 22 हो जाते हैं। बट हमें क्योंकि 24 का देखना है, तो ये ध्यान से समझने की बात है कि आपको पहले जो इस वाला इलेक्ट्रॉन विन्यास है 24 का, उस पर हम तोड़ते हैं कि भाई 2, 8 और लास्ट में 2 और उसके बाद 12, ये 24 हो जाते हैं। और जाने वाली संख्या क्योंकि हम इसको तोड़ेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d में कितने होंगे, क्योंकि हम अगर गिनते हैं 4s2 में 2 हैं। तो यहाँ ध्यान से देख रहे होंगे कि उन काउंटिंग के अनुसार हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं। तो उसके आधार पर देखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। पहले 4 उसमें जाएगा, हम काउंट कर लें 6, 2 8, 2 10, 2 12, 6 18, 2 20 है, 24 का मतलब क्या है 3d कितने हैं, क्योंकि ध्यान से समझिए कि ये 4 आएगा। अब इससे 2 प्लस हो गया तो डी वाले कोष से जाएंगे, उससे जाएंगे। तो यहाँ जो ये आया है इलेक्ट्रॉन, इसका हमें करना है। तो यहाँ 2 लास्ट के में रखा ये वाला, तो इसका मतलब एम में क्या है, यहाँ 6, 4, 10, 2 12 थे, इसका मतलब यहाँ रह जाएंगे 10। अब इसको हम 1s2 देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और जो है 3d था, जब उसमें ये क्योंकि 2 निकल गए, 4 थे तो यहाँ 2 रह जाएंगे। ये इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है। अब हमें नेक्स्ट देखते हैं मैंगनीज। मैंगनीज Mn, जिसका यहाँ क्रमांक कितना है, ये 25 है, तो ये हम 25 रखेंगे। इसे मैंगनीज पे कितना आ रहा है, यहाँ देखते हैं धनायन 2 है, तो हम मैंगनीज का यहाँ क्या करेंगे कि Mn धन 2, इसका मतलब जो 25 में से 2 निकल गए तो यहाँ 23 रह गए। अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करना हमें इसी का पूछ रहा है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अब हम गिन लेंगे 2 2 4 6 10, 10 और 10 12, यानी 3d में कितने होंगे, समझ लीजिए 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और यहाँ हमें 23 का करना, तो इसको लेंगे 3 आएगा। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे। नेक्स्ट जो आप देख रहे होंगे, उसके बाद कोबाल्ट है, आयरन है, निकिल है और कॉपर है। ये अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैं छोड़ूंगा, बाकी एक दो और कर देता हूँ। मान लीजिए आयरन है, Fe आयरन, जिसका है 26 है, नॉर्मल देख रहे हैं 26, और 26 से ये Fe आयरन पे क्या आ रहा है उसमें देखते हैं हम।
यहाँ देखेंगे Fe आयन पे ये 2 है Fe पे। तो इसका मतलब क्या है कि जब यह +2 है, ये भी आप समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब ये 26 में से 2 निकल गए तो कितने रह गए 24। और हमें इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब हम गिन लेंगे 10 और 10 12 है, यानी यहाँ होगा 3d4। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन विन्यास कर सकते हैं। अब बाकी जो मैंने आपको बताया है कि उसके आधार पर आप आयरन का, फिर कोबाल्ट 2 का, कोबाल्ट है जिसका यहाँ दे रखा है 27, उससे कोबाल्ट 2 + 2 हो रहा है तो यहाँ आपको बचेगा 25। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको करना है। उसके बाद है निकिल, निकिल का 28, निकिल का 28 है। और इस पे निकिल पे कितने आयन हो रहे हैं, निकिल पे दिया है यहाँ +2, तो यानी कि इस पे +2 आप यहाँ कर सकते हैं। 28 में 2 गया तो 26 का आप यहाँ इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे। निकिल के बाद आपको कॉपर और जिंक का, ये दोनों को आपको लेकर के इसको कंप्लीट करना होगा 2 को। कौन कौन, एक तो ये, एक ये, और कॉपर और जिंक Cu और Zn। हमको पता है कि इनके नीचे आपको प्रमुख क्रमांक दिए हैं, जो कि देख रहे होंगे कॉपर का 29 है, Zn का 30 है। 29 और 30। एक पहाड़ा मैंने बताया था कि हेलिवेब कैनोफनेना मगलसी पस्कलरका सक्टिव। अगर हम कर मन फे, कर समझना, ये कर मन फे कॉनिक्यूजन, यानी कि हमें पता है तो हम आसानी से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट एक सवाल आप आगे, नेक्स्ट है कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास, ये जो आप पढ़ रहे हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। उसके बाद ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3d10 4s2 4p1। उसके बाद नेक्स्ट दिया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6। इनमें अक्रिय गैस तत्व, निरूपक तत्व और ट्रांजिस्टर तत्व की पहचान कीजिए। प्रत्येक आक्सीकरण अवस्था आवर्त संख्या वर्ग और बताइए। तो यहाँ आपको सिस्टमेटिक मैं पहले हल करूँगा, हल करना है। और हल करने के लिए पहले हम पहला जो भी दे रखा है फर्स्ट की हम बात करेंगे कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2। यहाँ सुनने की बात है कि इसने कहा इसमें अक्रिय गैस, तो अक्रिय गैस के लिए हमें बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आवश्यक है। और उसके आधार पर हम उसका ट्रांजिशन क्या होते हैं, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोश में जाता है उसे ट्रांजिशन कहेंगे। और ट्रांजिशन भी इंट्रा ट्रांजिशन होता है जो उसके ग्रुप में 8th ग्रुप में जाते हैं। लेकिन यहाँ में 3 चीज़ यहाँ आपको देखनी है, अक्रिय गैस तत्व, निरूपक तत्व, ट्रांजिशन तत्व की पहचान, प्रत्येक तत्व में आक्सीकरण अवस्था और आवर्त संख्या वर्ग संख्या बताइए। मैं एक को आपको हल करके बताऊंगा, बाकी 2 या 3 को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जब भी हमें अक्रिय गैस दिखना है, पहले तो हम इसको देखते हैं कि पहली कक्षा ये है, इसमें 2 हो गए। दूसरी कितनी, 6 और 2 8 हो गए। तीसरी कक्षा हम यहाँ देखते हैं, ये 6 और 6 12 है, 2 14 है, और इसमें आ गए 2। इसका मतलब यह कि ये अक्रिय गैस नहीं है। यहाँ तो कन्फर्म होता है अक्रिय के लिए अंतिम कोश में 8 होना ज़रूरी है। और यहाँ 8 अभी किसी, या ये 2 चले जाएंगे और ये भी पूरा अपूर्ण रहेगा। इसलिए हम इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या क्या है कि ये तो इसका स्थायी है। अगर इसमें हम देखें तो यहाँ ये डी जो उपकोश है, डी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब होता है कि डी में अगर हम 3 होते हैं, कितने होते हैं डी में, 5 होते हैं। पहली कक्षा ऐसे तरह से हम कक्षक भरेंगे तो 6 हैं। इसमें केवल क्या, ये सारे अपूर्ण हैं, अयुग्मित है, जो मैंने अभी बताया था। कितने कक्षक अयुग्मित हैं अभी, तो यहाँ इसकी ऑक्सीकरण संख्या जितने अयुग्मित हैं, यानी 5 में से 1 2 3 4 5 हैं। और 5 में ध्यान रखिए कि ये जो कोष्ठक कक्षक बनाए मैंने 5 खींचे,
अब इसमें इलेक्ट्रॉन की बात करें, 1 इसमें जाएगा, 2 इसमें जाएगा, 3 इसमें जाएगा, चौथा इसमें जाएगा, 5 इसमें जाएगा और एक छठा इसमें आएगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है। बाकी 4 यहाँ अयुग्मित हैं। इन चारों से ये युग्म करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? ऑक्सीकरण संख्या होगी 4। ठीक, तो यहाँ इस तरह से मैं समझाया, मैं आपको पूरी कर देता हूँ कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है। ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि डी कक्षा इनकम्प्लीट है, उसमें एक ही प्रवाह है, तो यहाँ इसकी ऑक्सीकरण संख्या 4 होगी। उसके बाद इसमें पूछ रहा है कि इसकी आवर्त संख्या। आवर्त संख्या के लिए मैंने बताया कि जो अधिकतम कक्षा होगी, जो अधिकतम संख्या होगी वह उसका आवर्त कहलाए। इसका मतलब क्या, कक्षा इसमें 4 हो चुकी है मैक्स, यानी 4 तक पहुंच चुका है, इसलिए इसकी जो आवर्त संख्या वो भी 4 है। तीसरी बात उसमें है कि ये वर्ग संख्या क्या है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? डी में जा रहा है। ध्यान समझना, 4s पहले भर जाता है, डी में जा रहा है, और डी में इसकी हमें संख्या क्या है? डी में छठा इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके हम बार देखेंगे तो डी में छठा जो होता है, क्योंकि 3d से है, यानी कि 3d से शुरू होता है। डी के जो खाने हैं उसमें क्या होता है, 3 यहाँ से आ जाएगा, 3d 3b, उसके बाद 4 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, सारणी में देखा होगा। तो फर्स्ट यहाँ है और सेकंड यहाँ। मैं एक पूरी तरह से आपको आरेख खींच के बताता हूँ, जब समझ में आएगा कि हमें पता है कि डी के 10 खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ फर्स्ट होता है, यहाँ सेकंड, उसके बाद थर्ड आ गया, ये फोर्थ आ गया, ये फिफ्थ आ गया, ये सिक्स्थ आ गया, ये सेवन्थ आ गया, और बाकी ये 3 8th के होते हैं। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा ये छठा इलेक्ट्रॉन है जो आप देख रहे हैं, ये छठा, ये इसका मतलब है कि यहाँ डी के यहाँ से यहाँ तक जो डी होगी उसके छठे खाने में 1 2 3 4 5 6, यानी ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। जो इन 6 इसमें आएगा, जो कि V8th में है, इसे बोलते हैं 8th V में। अब यहाँ क्लियर समझ में आ जाएगा तुम्हारा कि जब हम इस सारणी में हमारा बिल्कुल फुलफिल होगी तो हम आसानी से कह सकते हैं इसकी वर्ग संख्या, इसकी वर्ग संख्या वो क्या है? 8th B है, जिसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, संक्रमण एलिमेंट। ठीक, अब वर्ग संख्या निकल गई, आवर्त संख्या निकल गई, ऑक्सीकरण संख्या निकल गई, और इसके बाद इसकी ट्रांजिशन जो है वो ये भी हमें पता है ट्रांजिशन तत्व है। ये ट्रांजिशन तत्व है, हम कह सकते हैं इसको कि ये है ट्रांजिशन तत्व है। क्यों? क्योंकि ये डी के जब इस ग्रुप में जाएगा 8th B में, वो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन, इसकी वजह से। तो हमारा अगला जो ये आप देख रहे होंगे, इसको आप पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक इसका है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3d10 4s2 और 4p1, यानी इतना आपको ये एक करना है, और यहाँ से यहाँ तक आपको ये करना है। तो ये 2 मैं आपको यहाँ छोड़ रहा हूँ, सेकंड और इसमें थर्ड ज़रूर करेंगे, करना भी चाहिए। जब तक नहीं सीखोगे तो मैं आपके लिए सब बच्चों के लिए, छात्रों को करना है। अगर नहीं हो तो कोई मुझे कमेंट में दे कि भाई ये नहीं हुआ, तो मैं इसको छात्रों द्वारा करना है। और थर्ड भी जो इसमें मैंने दिया, ये भी आपको छात्रों द्वारा करना है। इसका जो चीज़ पूछी गई है वो भी आपको बनानी है। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर आते हैं हम। यहाँ अब आप देख रहे होंगे कि मैंने एक टॉपिक परमाणु नाभिक, परमाणु नाभिक क्या है, इसका संगठन रूप क्या है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। और बताने के लिए परमाणु संरचना में आधुनिकता के रूप में अगर हम देखा जाए तो ये सब कुछ आपको बता चुका हूँ कि परमाणु में न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों का एक संगठन होता है, उस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संगठन होता है, उसके आधार पर ही इसके संगठन की विवेचना की जाती है। फिर भी मैं आपको इसका एक तरीके से परिभाषित कर देता हूँ कि परमाणु का जो केंद्रीय भाग है, परमाणु का केंद्रीय भाग, कोई भी परमाणु है, केंद्रीय भाग जिसे हम नाभिक कहते हैं, इसकी रदरफोर्ड ने खोज भी की। और इसकी अगर हम त्रिज्या की बात करते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो अलग मैं आपको बता रहा हूँ कि नाभिक की त्रिज्या।
अब नाभिक क्या है ये थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। मैंने बताया कि जो भी परमाणु के नाभिक में जिसमें प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन प्लस होता है, तो ये नाभिक है उसका यहाँ से यहाँ तक को, यानी कि बिल्कुल केंद्र से यहाँ तक को उसकी परमाणु नाभिक की त्रिज्या बोलते हैं, नाभिक। और नाभिक के बाद फिर ये कक्षाएँ होती हैं, तो हमें उस पर नहीं ध्यान देना। हमें इसे पूछा है कि नाभिक की त्रिज्या, ये याद रखिए हमेशा, लगभग नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻13 सेंटीमीटर से 10⁻⁻12 सेंटीमीटर तक, cm जिसे हम सेंटीमीटर कहते हैं, लगभग होती है। अब ये माइनस की जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होगी, और घातों, क्योंकि हम किसी को यदि हम लिखें तो 1/10⁻13 भी कह सकते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर का 10/10⁻13। ये भी आप समझेंगे कि 1 अगर हम इस तरह से 13 जीरो लगा दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसको हम क्या रूप रख सकते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर का इतने। अब ये इतनी बड़ी कॉम्प्लीमेंट हो जाती है, तो हम इसे सीधे सीधे कैसे लिख देते हैं, हम इसे लिख देते हैं 1/10⁻13 सेंटीमीटर, या जब दशमलव की ये घातों को बटे की होती हैं ऊपर ले जाते हैं तो 10⁻⁻13 हो जाएंगे, तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं। ये बहुत बारीकी है। तो इसमें जो दिखाया है, इसमें दिया है कि लगभग नाभिक की जो त्रिज्या है 10⁻⁻13 से लेकर के 10⁻⁻12 तक होती है। तीसरा पॉइंट की हम बात करेंगे इसी में, क्योंकि यहाँ अभी 9th और 11th 12th तक की विशेष के बारे में बताया जाता है। यहाँ नाभिक की त्रिज्या के बाद अगर हम परमाणु की टोटल त्रिज्या की बात करें तो वह 10⁻⁻, परमाणु की जो टोटल त्रिज्या होती है, यानी विद कक्षाओं के, तो परमाणु की जो त्रिज्या है वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बराबर होती है। अब ये ध्यान रखिए कि जो माइनस में घात ज़्यादा होगी वह मानक रूप में छोटी होती है, और यदि घात में माइनस की छोटी होती है वो बड़े रूप में होती है। अब क्योंकि परमाणु के नाभिक की जो रचना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनी होती है, मैं पहली वीडियो में पहले समझा चुका हूँ। इसके स्थायित्व की जो संरचना है, नाभिक के अंदर जो ऊर्जा स्तर हैं, जिन्हें हम नाभिक में जो होते हैं कण जो होते हैं उन्हें हम न्यूक्लियन भी कहते हैं, ये भी मैंने बता चुका। न्यूक्लियन यानी कि न्यूक्लियन कहलाता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के संगठन को, या इन दोनों कणों को न्यूक्लियन एक जात कहता है, यह नाभिक कहा जाता है। इसी को हम परमाणु का समस्त भार भी कहते हैं, परमाणु का समस्त भार भी कहा जाता है। हम कई चीज़ें इसे हम एक से व्यक्त करते हैं। तो इस जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के संगठन को हम समस्त परमाणु भार, न्यूक्लियन, इनकी त्रिज्याएं, बाकी और चीज़ तो स्थायित्व संख्या की बात है, मैं अभी टॉपिक पे लूँगा। यहाँ कुछ मैजिक संख्या हैं या स्थायित्व की संख्याएं, वो आगे समझ में आएगा, लेकिन पॉइंटों पे अगर हम बात करते हैं तो केवल परमाणु की द्रव्यमान संख्या, परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु भार भी कहते हैं। मैं शॉर्ट में ले दिया हूँ वहाँ परमाणु भार। और हमें पता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के संगठन को, इन कणों के, दोनों कणों के संगठन को परमाणु का नाभिक भी कहते हैं, और जो कि यह समस्त भार पर होता है। अब इससे संबंधित कुछ टॉपिक मैं आपको लूँगा। द्रव्यमान संख्या क्या है, कहाँ हम व्यक्त करते हैं, ये मैं बता ही चुका। मान लीजिए कोई पदार्थ है, कोई परमाणु है, वो मान लीजिए सोडियम है। सोडियम अगर मान लीजिए 11 है उसका परमाणु क्रमांक है और उसका परमाणु भार 23 है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो नाभिक का भार है वो बराबर 23 है। इसका मतलब इस 23 में दो चीज़ संगठित हैं, क्या क्या? 23 में प्रोटॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन वगैरह, और ये 23 है। अब इसी को, इसमें कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है ये पहले ही बता चुका है, क्योंकि यहाँ जो प्रोटॉन हैं
वो प्रोटॉन निर्भर होता है परमाणु क्रमांक पर। परमाणु क्रमांक जिसे हम जेड से व्यक्त करते हैं बराबर प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के लगभग बराबर होते हैं। इसका मतलब हमने देखा कि इसका क्रमांक अगर 11 है तो ये प्रोटॉनों की व्यवस्था को बताता है कि इतने 11 इसमें प्रोटॉन हैं। तो न्यूट्रॉन हम आसानी से निकाल सकते हैं। न्यूट्रॉन बराबर 23 - 11 तो 12 आ जाते हैं। ये तो एक मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ उससे संबंधित नहीं है, यह संगठन की बात चल रही है। आपने देखा होगा कि द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार में संबंध, ये भी एक टॉपिक है। और ये टॉपिक अलग से नहीं है, जो मैं अभी बताया है कि परमाणु भार जो है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, परमाणु भार ये संगठन होता है परमाणु द्रव्यमान के बराबर। अब परमाणु भार क्या है, जिसे हम ए से व्यक्त करते हैं, ये दोनों होते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों का संगठन। ये आपको पता है, बताया भी है। और जिसकी अगर हम बात करें तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, हम ए बराबर हम यहाँ कह सकते हैं कि जेड प्लस न्यूट्रॉन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जेड। ये आप ध्यान रखना हमेशा कि प्रोटॉन संगठित हैं उतने ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट बढ़ सकती है इलेक्ट्रॉनों के त्यागने और ग्रहण करने की वजह से, लेकिन क्रमांक का भी अंतर नहीं होगा, क्रमांक उतना ही रहेगा जितना होता है। तो हम केवल द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार में एक संबंध को व्यक्त कर रहे हैं। इसकी परिभाषा है कि किसी भी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान परमाणु भार उसकी द्रव्यमान संख्या के लगभग बराबर होता है। यदि परमाणु में नाभिक की न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी होती है तो हम परमाणु भार में से उसका परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं। ये बार बार बताने की चीज़ नहीं है, फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ कि ये हमेशा याद रखिए कि जब हमें किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात होगा तो हम ज्ञात कर लेते हैं कि उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, जेड के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉनों की लगभग जब तक उदासीन अवस्था में होता है प्रोटॉनों के बराबर ही होती है। अब हमें कहीं भी न्यूट्रॉन निकालने होते हैं तो ए में से हमें क्या घटाना होता है, प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब क्या है, या तो जेड या इलेक्ट्रॉन। यही चीज़ से हमारा ये ज्ञात हो जाता है। इसी संबंधित से आपको पूरी परिभाषित अपनी किताब से या जिस तरह से भी जो व्यक्ति लिख सकता है, वैसे मैंने आपको यहाँ पूरी तरह से लिख भी दिया है। मैं फिर से दोबारा लिख देता हूँ कि यदि किसी तत्व का ये नोट कर लें, और अच्छी चीज़ें होती हैं किसी की परिभाषा को, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जेड और उस परमाणु का भार ज्ञात है, तो ये समझिए, भार ज्ञात है तो उस तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों को हम एन बोलते हैं, संख्या ज्ञात की जा सकती है। अब उसका एक छोटा सा उदाहरण अगर हम देखें, तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा कि यहाँ उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कैल्शियम जिसका 20 है, उसका परमाणु भार 40 है, या क्लोरीन जिसका परमाणु क्रमांक 17 है, भार 37 है। इन दोनों में अगर आप यहाँ ज्ञात करें तो यहाँ आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं कि किस में कितने न्यूट्रॉन हैं। उसके लिए आप फिर से एक चीज़ को ध्यान दे दें। अब क्लोरीन यहाँ हमें पता है कि जेड कितना है, 20 है। इसका मतलब जेड 20 है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी 20 हैं, और यदि हमें उदासीन बताएं तो इसके प्रोटॉन भी 20 है। यानी तीनों चीज़ एक है। ये तीनों चीज़ एक हैं। अब इनको हमें पता है कि यहाँ ए बराबर, यानी परमाणु भार दे रखा है 40, तो हमें पता है कि ए बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन।
और हमें निकालना है न्यूट्रॉन बराबर, तो ए में से प्रोटॉन या जेड या इलेक्ट्रॉन घटा देते हैं और आसानी से इसका हल निकल के आ जाता है कि यहाँ जो आपने देखा कि यहाँ 40 माइनस 20 घटाएंगे तो ये 20 न्यूट्रॉन आ जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ देख रहे होंगे इसका Z बराबर P बराबर E 17 है, A बराबर यहाँ दिया है 37, N बराबर A माइनस P कर देंगे या Z कर देंगे, न्यूट्रॉन हमें ज्ञात करने हैं तो 37 माइनस 17, और जब घटाते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, 7 में 7 गया 0, 3 में से गया तो 2। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि कभी कभी ऐसे सवाल जो पूछ लिए जाते हैं और उनकी वो कण समान होते हैं, तो यहाँ न्यूट्रॉन समान आए, इसके भी 20 इसके, तो इसे हम कभी कभी सम न्यूट्रॉनिक भी कह सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हमें कुछ इस तरह से याद या रटना नहीं पड़ता, जब हमें उस चीज़ समझ में आती होगी तो हम इसको आगे हल कर लेंगे। इसी आधार पर आपके समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनों की कुछ विवेचनाएं, परिभाषाएं मैं आपको बता देता हूँ। समस्थानिक का मतलब है आइसोटॉप्स, जिनके भार स्थान समान होते हैं, यानी परमाणु क्रमांक समान होते हैं। परमाणु क्रमांक, जितने भी परमाणुओं के क्रमांक समान होते हैं, वो होते कैसे क्रमांक, भाई समान कैसे होंगे क्रमांक, इसका मतलब जब भी वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉनों के इधर उधर आने जाने से लगभग उनके स्थान की समानता बराबर हो जाती है। उदाहरण के तौर पर मैं थोड़ा सा बताऊँ, N+ जो कि 11 था 10 हो जाता है, और N सोडियम नियॉन भी 11 है। इसका मतलब इनका स्थान दोनों का बराबर है, क्योंकि ये परमाणु क्रमांक है, ये भी क्रमांक बन जाता है इलेक्ट्रॉन तोड़ने से। तो ऐसी अवस्था में समस्थानिक कहलाता है। इसी आधार पर हम इसको परिभाषित कर सकते हैं समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब ये है कि जब दो पदार्थ रेडियोएक्टिव होते हैं, रेडियोएक्टिव का ये इंटर क्लास 11वीं क्लास ग्रेजुएशन का टॉपिक है, फिर भी मैं इसको परिभाषित किए देता हूँ कि जितने भी रेडियोएक्टिव तत्व हैं, यानी कि F सीरीज में जाने वाले हैं, जिनका F ब्लॉक में तत्व पहुँच जाते हैं, वो अस्थायी रूप से विघटित होते रहते हैं, टूटते रहते हैं, उनके नाभिक का विखंडन होता रहता है, और विखंडन में से कुछ किरणें निकलती हैं अल्फा बीटा गामा, उनके द्रव्यमान की क्षति होती है। तो द्रव्यमान क्षति के कारण इलेक्ट्रॉनों के इधर उधर होने से उनके जो परमाणु संगठन में उनके मूल लक्षणों में परिवर्तन आ जाता है, और उन परिवर्तनों के कारण ही भिन्न भिन्न परमाणुओं के क्रमांक एक जैसी स्थिति में हो जाते हैं, जिन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। तो हम शुरू रूप में लिख सकते हैं कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु प्रत्येक तत्व का एक निश्चित और एक स्थिर परमाणु क्रमांक होता है। एक तत्व के सभी परमाणु क्रमांक समान होता है, यद्यपि परमाणु द्रव्यमान में भिन्नता हो सकती है। आधुनिक आवर्त सारणी में अगर हम देखते हैं कि तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। प्रत्येक तत्व के आवर्त सारणी में उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर हम स्थान करते हैं। तो मैंने यह टॉपिक दिया है आपको समस्थानिक। इसको मैं थोड़ा सा करूँगा कि समान परमाणु क्रमांक के, समान परमाणु क्रमांक के परिभाषा में लिखे देता हूँ। समान परमाणु क्रमांक जिसे हम क्या कहते हैं, Z कहते हैं। परमाणु क्रमांक होते हैं क्या, समान, तथा द्रव्यमान जिसे हम कहते हैं भार, द्रव्यमान जिसे हम A कहते हैं। परमाणु इनके भारों में बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न होते हैं, भिन्नता होती है, इसलिए हम कह सकते हैं भिन्नता होती है। ऐसे परमाणुओं को बहुत सिंपल भाषा में आप लिख भी सकते हैं अपने शब्दों में, ऐसा नहीं कि यही रटो। ये ध्यान रखो, परिभाषाएं कभी रटी नहीं जाती हैं। अगर हमें समझ में आ गया है तो हम पूरी तरह परमाणुओं में जो कि भारों में भिन्नता होगी, ऐसे परमाणुओं को समस्थानिक, समान स्थान वाले समस्थानिक कहते हैं। अब यहाँ आपको सिर्फ बताऊंगा, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है,
इसका एक परमाणु क्रमांक 1 है और भार भी 1 है। दूसरा है हाइड्रोजन है, परमाणु क्रमांक 1 है लेकिन भार 2 है। तीसरा है परमाणु क्रमांक 1 है लेकिन भार अलग है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये 1 है, इसका 1 है, स्थान 1 है, यानी जेड तीनों का, जेड बराबर इसका भी जेड बराबर इसका भी जेड, तीनों हैं। इसी कारण इन्हें हम समस्थानिक कह रहे हैं, समस्थानिक। अब यदि हम उसको नाम दें तो इसको हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, इसे हम हाइड्रोजन 1 भी कहते हैं, इसे हाइड्रोजन 2 कहते हैं। जैसे हम वैसी भाषा में कह सकते हैं केमिकल में ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम, या हम हाइड्रोजन 2 कह सकते हैं, हाइड्रोजन 2। तीसरा है हाइड्रोजन 3 या ट्राइटियम, ट्राइटियम या हाइड्रोजन 3। अब ये एज ए प्रोसीजर जब आप अपक्रियाएँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन 3 कहते हैं। इसी आधार पर और भी 2 हैं, ऑक्सीजन को ले लीजिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जब ऑक्सीजन का भारों में अंतर होता है, मान लीजिए एक ऑक्सीजन 8 है, परमाणु क्रमांक 16 है, एक ऑक्सीजन 17 है, परमाणु क्रमांक 8 है, एक ऑक्सीजन 18 है, परमाणु क्रमांक 8 है। स्थान तो सेम रहेगा लेकिन भारों में अंतर है, इसमें ये है, इसमें 17, इसमें 18 है। ये क्यों परिवर्तन होता है, जब संगठन पूर्व में भारी हवा होती है तो उस ऑक्सीजन के द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है, तो उसके आधार पर। लेकिन कभी भी ध्यान रखिए, किसी भी परमाणु का क्रमांक में परिवर्तन नहीं होगा, स्थायित्व में परिवर्तन होगा। रेडियोएक्टिवों में हो सकता है लेकिन कभी भी जो अनरिएक्टिव पदार्थ हैं उनमें नहीं होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये सभी क्या हैं, समस्थानिक हैं, समस्थानिक तत्व। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ समभारिक। समभारिक माने जिनके समान भार हैं। समस्थानिक हो गया, इनकी खोज किसने की, वैसे तो मैं इस पर अपने टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, सोडी ने कहा था। और समस्थानिक प्रयोक्ता में सबसे पहले सोडी एक वैज्ञानिक का नाम था, उसने इस पर आइसोबार्स पे बहुत सारी खोजें की थी। लेकिन हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समभारिक। जैसा कि भाषा और शब्द में बिल्कुल क्लियर, समभारिक जिन तत्वों के भार समान होते हैं, हम परिभाषा लिख सकते हैं कि समान भार या द्रव्यमान वाले तत्व, परंतु क्रमांक यानी कि परमाणु क्रमांक में, यानी जेड में या परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, उन्हें समभारिक कहते हैं, उन्हें समभारिक कहते हैं। अब समभारिक का क्या उदाहरण है, जैसे आप कार्बन परमाणु क्रमांक 6, 14 उसका द्रव्यमान है, नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7 है, द्रव्यमान 14 है। तो इस पे हम कह सकते हैं कि ये समभारिक हैं। क्या कह सकते हैं इन्हें हम, समभारिक। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इसका भी क्रमांक भार 14 है, इसका भी 14 है, लेकिन परमाणु क्रमांक जेड इसका 6, इसका 7 है। इस कारण से जब भार समान है तो इसलिए हम कहते हैं इसे समभारिक, समभारिक। ओके, नेक्स्ट उदाहरण और भी दे सकते हैं। कार्बोनेट में आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैं और भी आपको बता देता हूँ इसी में ही। जैसे आर्गन, आर्गन जिसका द्रव्यमान 40 है, परमाणु क्रमांक 18 है,
यहीं पोटेशियम 19 है लेकिन द्रव्यमान 40 है, कैल्शियम 20 है, द्रव्यमान 40 है। उसका एक रीज़न है, जब ये अभिक्रियाएँ होती हैं उस समय इनके द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाता है, स्थान वही रहेगा लेकिन द्रव्यमानों में वृद्धि हो जाती है या समान हो जाते हैं। जब समान भार हो जाते हैं तो इन्हें समभारिक कहते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है उसके बाद समन्यूट्रॉनिक विशेषताएं, इसके बारे में टॉपिक आगे बताएंगे। समन्यूट्रॉनिक नेक्स्ट में पॉइंट बता देता हूँ यहीं। समन्यूट्रॉनिक का मतलब जब हम ये प्रक्रियाएं करते हैं तो जिन पे भी समन्यूट्रॉनिक न्यूट्रॉनिक यानी जिनके हम ए बराबर एन प्लस पी का संगठन है, ध्यान रखना एन बराबर हम निकालेंगे, ए में से जब पी या जेड कोई घटाएं ये समान आ जाएं और समान न्यूट्रॉन आने पर, इनकी न्यूट्रॉन समान होने पर वो जितने भी तत्व होंगे समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। उसका एक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे सिलिकॉन थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। सिलिकॉन SI 30 और 14 और तीसरा हम ले सकते हैं सल्फ़र 32 और 16। इसको आप जब ज्ञात करेंगे तो 30 में से 14 गए, कितने बचे? सिलिकॉन की हम बात करें तो 30 में से 14 गए तो 16 बचे, और यदि हम 32 में 16 घटें तो 16, दोनों के न्यूट्रॉन हमारे 16 आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं इस आधार पर ये दोनों ये सम न्यूट्रॉनिक हैं, ये और ये, यानी कि सिलिकॉन और सल्फ़र सम न्यूट्रॉनिक हो सकते हैं इस संगठन के आधार पर। यहाँ अस्थायी मूलकण, इसके बारे में भी आपको मैंने पहले बता चुका हूँ। अस्थायी मूलकण, स्थायी मूलकण, स्थायी कौन से होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? आप समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन हैं और न्यूट्रॉन, किसी भी परमाणु के ये स्थायी मूलकण हैं। ये तो इनके वगैरह तो कोई परमाणु है ही नहीं। और ये भी संगठन पता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से नाभिक का संगठन होता है, कक्षाओं में क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो हम एक शब्द भाषा के अनुसार कह सकते हैं कि अस्थायी मूलकण, उप परमाणिक कण जो उनके अल्प जीवन के समय स्वतः ही एक दूसरे से विघटित होते हैं, टिके होते हैं, मुक्त मूल्यांकन, म्यूऑन पियोन, ये भी हैं। ये क्या कहें? ये एक अस्थायी है। स्थायी के बारे में तो हमें ज्ञात है, लेकिन अस्थायी पर हम चर्चा करते हैं। और चर्चा करने के साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, इन मूलकणों का जो होता है अस्थायी मूलकण, ये एक हैबिट के अनुसार बदलते हैं। थोड़ा समझना, मैं बताऊँगा कि यहाँ जो हमने ये नाभिक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये उदासीन होता है प्रोटॉन, तो एक इसमें म्यूऑन होता है। उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि एंटी न्यूट्रिनो, जो कि मेसान के कारण, मेसान एक तत्व होता है, इसके अंदर एक कण होता है, वो इस न्यूट्रॉन की हैबिट को बदल देता है। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है न्यूट्रल के साथ रहना, उदासीन के साथ कोई रहना नहीं चाहता है, फिर भी प्रोटॉन पॉजिटिव है, इसके साथ क्यों रहता है? उसके लिए एक कण आता है जिसे हम कहते हैं मेसान। और ये मेसान की आवत क्या होती है कि इस न्यूट्रॉन की हैबिट को बदलता रहता है मेसान कुछ क्षण के लिए। उसकी पॉजिटिविटी यदि प्रोटॉन है तो मेसान ही उस न्यूट्रॉन को थोड़ी देर के माइनस, अगर इसके पास ज़्यादा कोई आएगा तो कभी प्लस, इस तरह की हैबिट को ये बदलता रहता है। इसलिए इसे अस्थायी मूलकण कहते हैं। इसकी परिभाषा में वैसे आपको बता भी देता हूँ, लिखवा देता हूँ कि जो आधुनिक रासायनिक विज्ञान में कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसे कणों का अस्तित्व देखा, और ये अस्तित्व क्षणिक होता था। यानी कि जो अस्थायी कण हैं, अस्थायी कण जैसे मेसान, ये याद रखेंगे, ये अच्छा टॉपिक है और कक्षा 9 या 10 में इसको नहीं बताया जाता। इनमें न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये ध्यान रखना, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, ये न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसान, ये 3 अस्थायी कण हैं और जो प्रमुख हैं, और इनका काम ही होता है, इसका सिंबल की मैं बात कर रहा हूँ तो जो पॉजिटन तो आप जानते ही हो, हम लेते हैं न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, इसको हम इलेक्ट्रॉन के हमेशा +1 0 या में से बीटा, ऐसे भी इसके प्रतीक हैं।
और न्यूट्रिनो ये तो पॉजिट्रॉन में आएगा। किस में आएगा? ये पॉजिट्रॉन में आएगा, पॉजिट्रॉन। या पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन ये चीज़ है। उसके बाद न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो इसका सिंबल बिल्कुल इस तरह से होता है, वी की तरह से, ठीक। और एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो इसका सिंबल क्या होता है? वी, और इस पर बार लगा देते हैं। उसके बाद आता है, या पाई से भी हम व्यक्त कर देते हैं इसको उस संरचना के अंदर, लेकिन हमेशा इसको इसी सिंबल से व्यक्त करना होगा। और लास्ट है इसका मेसान। मेसान का म्यू की तरह, म्यू जो होता है उसकी तरह से व्यक्त करते हैं। प्रतीक हैं इसके, हम इनको क्या कहते हैं? इनके प्रतीक कहते हैं। इनके आवेश, इसका पॉजिट्रॉन का प्लस आवेश होता है, न्यूट्रिनो पर भी कोई आवेश नहीं होता, शून्य होता है। एंटी न्यूट्रिनो पर भी शून्य होता है। मेसान जो होगा उसमें प्लस माइनस यानी क्षणिक के रूप में परिवर्तित होते हैं। और इन सब की जो खोज है अलग अलग तरीके से होती है। एंडरसन ने की थी, एंडरसन, और रेंस और CL काउन ने की थी इन तीनों की। FR रेंस ने, और दूसरा था CL काउन, इन्होंने इसकी खोज की थी। और जो मेसान की खोज है वो की थी पावेल ने। ये कुछ टॉपिक हैं जो आपके कंपटीशन की चीज़ हैं और आगे हमेशा आएंगे। ये नहीं कि आप आज 9th 10th में पढ़ रहे हो तो इनको ना पढ़ें। यही चीज़ होती है जो हमेशा आपको याद करनी है। नए इसके नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स, फर्मी, ये अभी आपको टॉपिक नहीं है। जो टॉपिक हैं वो आगे मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। और इससे संबंधित जो भी अगर आपके आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जो प्रश्न आएंगे, उनको मैं आगे प्रश्नावली के माध्यम से आपको क्लियर करूंगा। लेकिन नाभिकीय बल, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सम विषम संख्याओं का स्थायित्व, ये टॉपिक्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा। तो थैंक यू ऑल बच्चों, आगे पढ़ो और बढ़ो।